तो हाय एवरीवन, वेलकम। दिस इज अश्विन जायसवाल और अब हम लोग अपने आईएससी कॉमर्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 स्टाफिंग पे आ गए हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैनेजमेंट पोर्शन से इस चैप्टर से भी अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर के नोट्स गणेश चतुर्थी के दिन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर आई थिंक 18th 19 सितंबर को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, 19 सितंबर को इसके नोट्स को शेयर किए गए थे। लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड देखते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है बट अगेन अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? देखो, लास्ट चैप्टर तक में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का जो था, वी हैड स्टडीड कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रेडी करते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितने प्लेसेस, कितने पोजीशंस, कितने पोस्ट्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल दैट वाज डिसाइडेड वेयर इन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इस चैप्टर में वो जो पोजीशंस हमने क्रिएट किए थे, वो जो पोस्ट्स हमने क्रिएट किए थे, वो जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था, उसको फिलअप करने का टाइम है। तो दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया? स्टाफिंग का मतलब बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग पीपल। यहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यहां पे लोगों को डेवलप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। जो वेरियस पोजीशंस हमने क्रिएट किया था, उसको फिल करेंगे बाय हायरिंग गुड पीपल एंड डेवलपिंग पीपल फॉर दोज टाइप ऑफ वर्क, राइट? चलो, तो बहुत सिंपल सा था ये। अब स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आप देखोगे आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा है, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेटली एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। एंड दिस इज द डिपार्टमेंट जो कि हायरिंग करती है। दिस इज द डिपार्टमेंट जो कि स्टाफिंग का काम, एम्प्लॉयमेंट देने का काम, वैकेंसी फिलअप करने का काम करती है। सो इतना इंपॉर्टेंस क्यों कि इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। आइए देखते हैं व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। रीजन नंबर वन, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। देखो, स्टाफिंग इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। हमें स्टाफिंग करने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग कैसे स्टाफिंग करते हैं? वो लोग पहले न्यूज़पेपर्स में ऐड देंगे, अलग अलग वेबसाइट्स में ऐड देंगे, तो एडवर्टाइजमेंट देने का खर्चा लग जाता है। फिर व्हेन पीपल अप्लाई फॉर देयर जॉब्स, तो वो पहले एक जॉब एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। वो एग्जामिनेशन किसी ना किसी एग्जाम सेंटर में होता है, उस एग्जाम सेंटर का उन्हें रेंट पे करना पड़ता है। देन दे हैव टू हायर समबडी टू डू द इंटरव्यू वर्क। इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल चेकअप में खर्चा होता है। एंड देन फाइनली जॉब मिलता है, तो फिर जॉब के बाद उनको ट्रेनिंग कराने में खर्चा होता है। सो देर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो काफी बड़ा खर्चा लग रहा है। इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ मशीन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट्स लाने के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा लगता है, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे स्टाफ्स लाने के लिए, उनका ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा उस प्रोसेस में लगता है। तो जहां ज्यादा पैसा लग जाए, ऑब्वियसली वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस देखो, जो आदमी या जो भी इंसान आपके यहाँ काम करने आ रहा है, ऑलमोस्ट 25 अगर उसका एज है, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क विथ यू एटलीस्ट टिल 60 years ऑफ एज। तो आप देखोगे तो 35 years का गैप आ रहा है। मतलब अ पर्सन हु इज ज्वाइनिंग यू टुडे विल बी विथ यू फॉर अनदर 35 years। तो इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है स्टाफिंग? बिकॉज जिन्हें हम आज ला रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे साथ काफी लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। तो अगर गलत लोगों को ले आएंगे तो बहुत दिक्कत से हमारा समय बीतेगा। सो वी नीड टू फाइंड सम गुड पीपल विथ हुम वी कैन स्पेंड 35 to 40 years प्रॉपरली। तो दैट इज वाई स्टाफिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस है, बहुत लंबे समय के लिए ये एक्टिविटी हो रहा है। मल्टीप्लायर इफेक्ट देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब एक तीर से दो निशाने। क्या? एक तीर से दो निशाने। देखो, अगर हमारा वर्कर अच्छा होगा, अगर इफ आवर वर्कर इज गुड, देन ऑब्वियसली हमारे जो मशीन्स है या हमारे अदर एसेट्स है वो भी अच्छे चलेंगे। तो देखो, वर्कर अच्छा चुनेंगे
तो हमारे बाकी एसेट्स भी अच्छे से यूज होंगे, राइट? क्योंकि हमारे बाकी एसेट्स को कौन यूज करता है? इट इज द स्टाफ. इफ द स्टाफ इज गुड, naturally the other things will also be good, right? नेक्स्ट आते हैं होलिस्टिक अप्रोच पे. नाउ व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच? देखो, मतलब कंप्लीट अप्रोच. देखो, एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में लेने से सिर्फ उसको अफेक्ट नहीं होता है. whoever is coming in our organization will affect the seniors also, it will affect the juniors also, because organization तो टीम बन के काम करना पड़ता है ना. So we will want good people to join it. It is so important to get good people, because जो पर्सन आ रहा है वो अकेले बैठ के किसी कोने में तो काम नहीं करेगा, वो लोगों के साथ एज अ टीम बन करके काम करेगा. सो हमें ये इंश्योर करना है कि द पर्सन हु इज कमिंग शुड बी अ गुड पर्सन, बिकॉज होलिस्टिक कंप्लीट हमें सोल्यूशन चाहिए, नॉट जस्ट वन पोजीशन का सोल्यूशन. वी नीड कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क वेल. सो सारे लोग अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी गुड. एक जन को अच्छा लगे कोई फायदा नहीं है. एवरीवन शुड बी गुड. द होल स्टाफिंग प्रोसीजर शुड बी गुड, बिकॉज एक जन का कामकाज दूसरों को अफेक्ट करता है. की टू अदर फंक्शंस. अभी स्टाफिंग अच्छा होगा देन ओनली बाकी सब चीज भी अच्छे होंगे. अभी अदर फंक्शंस में, जैसे फंक्शंस में क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अभी हम लोग स्टाफिंग पे है, तो अगर स्टाफिंग अच्छा होगा तो ही तो वो उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे पाएंगे, वो हमारी बातें सुनेंगे और प्रॉपरली हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे. तो द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग डिपेंड्स कि हमारा स्टाफिंग कैसा है. अगर स्टाफ अच्छे आए तो उनको डायरेक्शन देना बहुत इजी हो जाएगा, उनको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा. बट अगर स्टाफ खराब आएंगे तो उनको डायरेक्शन देना या उनको कंट्रोल करना विल बी वेरी चैलेंजिंग. एंड लास्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. देखो, आज के जमाने में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी स्टाफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है वो कहीं भी काम करने को रेडी हो. विदेशों में भी उसे भेजना पड़े तो वो रेडी हो, बिकॉज आज जमाना है ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है, स्टाफ केवल अपने एक सिटी में काम नहीं कर रहे थे, उनको कभी कभी फॉरेन जाना पड़ सकता है काम में, काम के हिसाब से. दे हैव टू गो टू फॉरेन सम टाइम. ठीक है, और उन्हें वहां पे रहना पड़ सकता है, वहां का खाना खाना पड़ सकता है, उस कल्चर में उनको रहना पड़ सकता है. तो स्टाफ एक ऐसा पर्सन आना चाहिए जो स्किल्स के साथ साथ, मतलब वर्किंग स्किल्स के साथ साथ सोशल स्किल्स भी उसमें होने चाहिए, कि दूसरे देश में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, कैसे उनके कल्चर के साथ कुछ दिन बिताएंगे. सो ये चीज भी होनी चाहिए, राइट? सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. राइट, लेट्स कंटिन्यू. तो अब हम लोग स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग पे आ गए हैं. इसे आप प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग भी कह सकते हो, कि हम लोग एक्चुअली में एक वर्कर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कैसे कराते हैं. तो बहुत प्रैक्टिकली करेंगे, थोड़ा एग्जांपल लेके करेंगे, जल्दी हो जाएगा. आप कहानी पे ध्यान देना तो स्टेप्स लर्न हो जाएंगे. देखो, सबसे पहला स्टेप जो बोल रहा है वो है मैन पावर प्लानिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. मतलब पहले किसी को ऑर्गेनाइजेशन में लाने से पहले फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डिसाइड इज कि लोग चाहिए कितने. फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 लोग चाहिए, 1+1, हमें 2 लोग चाहिए. एक अकाउंटेंट, ठीक है, एक अकाउंट्स का काम करने के लिए, और एक फैक्ट्री में हमें लेबर चाहिए, राइट? अभी हमारे 2 वैकेंसीज है. कितने वैकेंसीज है? 2 वैकेंसीज है. एक बंदा चाहिए ऑफिस में अकाउंट्स का काम करने के लिए, और एक बंदा चाहिए फैक्ट्री में वो मशीनें चलाने के लिए. राइट नाउ वी हैव 2 वैकेंसीज. तो इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग. अब अगर आप प्रॉपरली इसको समझोगे तो इसमें 2 काम करते हैं. पहला है वर्कलोड एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होने चाहिए. तो फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग होने चाहिए. जितना हमारा वर्कलोड है, 50 लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए. एंड देन फिर हम लोग वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं. वर्क फोर्स एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि राइट नाउ हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर. तो राइट नाउ वी हैव 48. ठीक है, 50 चाहिए, 48 है, तो 2 और चाहिए, मतलब
है ना। तो वही दो हम लोग अभी ढूंढने निकलेंगे, एक अकाउंट्स का बंदा चाहिए और एक फैक्ट्री में लेबर चाहिए हमें। सो दीज आर द टू पीपल वी नीड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैन पावर प्लानिंग कर लिया। आपके लिए नोट्स में सब अंडरलाइन और हाईलाइटेड करके दिया हुआ है, आपको बस इसको लर्न करना है। बुक से पढ़ने जाओगे बहुत लंबा है, उतना आप लिख नहीं पाएंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें लिमिटेड लिखना है ना, तो लिमिटेड जितना मैंने इस नोट्स में बना के दिया आपको उतना करना है, ठीक है। तो नोट्स कहाँ से मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल। बाय द वे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर लिंक से नहीं खुलता तो यू कैन डायरेक्टली गो टू टेलीग्राम, सर्च, ऊपर में जाके सर्च करना अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड, जो चैनल का नाम है यूट्यूब में, वही चैनल का नाम है टेलीग्राम पे भी। आपको वो चैनल मिल जाएगा, 2500 लगभग सब्सक्राइबर्स है फिलहाल, एंड यू कैन गेट द नोट्स फ्रॉम देयर, ठीक है। इसी से पढ़ना। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बुक में बहुत बैकडेटेड चीजें हैं और काउंसिल बहुत ही अपडेटेड चीजें पूछ रहा है। सो अभी बुक के भरोसे मत रहना। however I have taken maximum content from your book only, लेकिन कहीं कहीं पे, बहुत जगह पे, इनफैक्ट बहुत जगह पे आपको दिखेगा कि वहां पे बुक से थोड़ा अलग है चीज, राइट। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सो मैन पावर प्लानिंग क्या करना है, मैन पावर प्लानिंग में आपको पता करना है कि लोग चाहिए कितने। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले वर्कलोड एनालिसिस करोगे। वर्कलोड एनालिसिस में यू गोइंग टू फाइंड आउट कि एक्चुअली में कितने लोग लगेंगे, आपको लगेंगे 50 लोग। फिर वर्कफोर्स एनालिसिस करो। वर्कफोर्स एनालिसिस में आपको पता करना है कि राइट नाउ आपका वर्कफोर्स कितना है, मतलब लोग कितने हैं आपके पास सिर्फ 48 लोग हैं, मतलब 2 लोगों की शॉर्टेज है, तो 2 लोगों की वैकेंसी निकाल दो, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, जो साइंस वाले बंदे लोग समझते नहीं है। साइंस वाले लोगों का देखना, वो कहते हैं कि आई एम रिक्रूटेड, वो रिक्रूटेड लिखते, जब भी वो लोग कभी लिखते ना सोशल मीडिया पे कि गूगल में उनकी रिक्रूटमेंट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट में उनकी रिक्रूटमेंट हो गई, ठीक है। रिक्रूटमेंट कुछ गारंटी नहीं होता जॉब का, वो लोग रिक्रूटमेंट वर्ड लिखते रहते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट तो भाई होना बहुत आसान है, किसी का भी हो सकता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज बेसिकली एवरीवन गेटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड। जॉब नहीं मिला है, आप अगले लेवल के लिए, जो इंडियन आइडल में बोलते हैं ना आप मुंबई आ रहे हैं, वो मुंबई आना होता है रिक्रूटमेंट। आप इंडियन आइडल बने नहीं हो अभी, ठीक है, आप बस मुंबई आ रहे हो, तो वो होता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट इज, इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में टेकअप करेंगे, बट दिस इज जस्ट इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया तो बस हो गई आपकी रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गया। अब रिक्रूटमेंट हो सकता है 200 लोग कर दे, हमें क्या 200 लोगों की जरूरत है, नहीं, हमें तो 2 वैकेंसीज है हमारे यहाँ पे। 50 में से 48 लोग ऑलरेडी है अपने पास, हमें बस 2 लोगों की जरूरत है। बट रिक्रूटमेंट में क्या है ना, 200 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो क्या सबकी जॉब लग गई, नो, वो बस रिक्रूट हुए, मतलब अभी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें उनका सिलेक्शन करना है। वो 200 लोगों में से 2 हीरे ढूंढ के निकालने हैं हमें, ठीक है। 198 लोग छट जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनसे फॉर्म भरवाएंगे कि भाई फॉर्म भरो, टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, मेडिकल टेस्ट दो, फिर उनके जान पहचान वालों से हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, एक एक करके धीरे धीरे लोग छटाते जाएंगे। और बचेंगे कितने, सिर्फ वो 2 हीरे, हमें तो 2 ही चाहिए ना। वंस सिलेक्शन हो गया, 2 लोग मिल गए, अब क्या करना है, अब उनका प्लेसमेंट कर देना है। प्लेसमेंट यानी कि पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। आपको क्या लगता है अकाउंटेंट वाला और जो लेबर है फैक्ट्री वाला दोनों एक ही जगह जाएंगे काम करने, नो। अकाउंटेंट की जगह कहां है, ऑफिस में, अकाउंटेंट यहां जाएगा। और लेबर कहां जाएगा, लेबर जाएगा फैक्ट्री में, वो जाके उधर मशीन चलाएगा। सो दोनों की जगह अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, पुट सेंडिंग देम टू द राइट प्लेस, तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट, राइट। ओके, फिर आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब देखो, उनका इंट्रोडक्शन करवा दो, उनको इंट्रोड्यूस करवा दो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून से, और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से। बेसिकली उनको एक अभी आपके सीनियर्स लोग जो है कॉलेजेस में गए होंगे, तो कॉलेजेस में भी आजकल ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में होता क्या है, बेसिकली ओरिएंटेशन में एक्चुअली दे गेट टू नो, उनको फेमिलियर करवाया जाता है।
लोगों से, सिचुएशन से, इन्वायरमेंट से उनको फेमिलियर कराया जाता है। बिकॉज अगर पहले दिन आप डायरेक्टली जाओगे और आपको कुछ पता ही नहीं है कौन किधर मिलेगा, किससे बात करना है, इफ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, राइट? तो दैट इज वाई वो करवाया जाता है, आपको एक ओरिएंटेशन करवाया जाता है। ओरिएंटेशन इज जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, ठीक है? एंड देन फिर आपका सब हो जाने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये सब चलता रहता है सिचुएशन अकॉर्डिंग, कि आप कहाँ पे जाओगे काम करने, आपको कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट वाले में आप सिलेक्ट हुए हो, तो फिर कौन सा सॉफ्टवेयर में आपको काम करना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, अकाउंट्स में अभी कौन सा, लाइक आगे जाके तो आपको लॉ पढ़ना पड़ता है पूरा अकाउंट्स का, तो आप लोग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर फॉलो करोगे, उस पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, राइट? तो क्या क्या हमने सीखा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पता करते हैं लोग कितने चाहिए, हमें लोग 2 चाहिए, रिक्रूटमेंट कर लो, सबको मुंबई बुला लो, 200 लोग आ गए मुंबई, ठीक है? अब उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, टेस्ट इंटरव्यू वगैरह बहुत तरीके की चीजें हैं। तो बेसिकली उस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करके 2 हीरे ढूंढ निकालेंगे। अब दोनों हीरो को अपने अपने जगह पे भेज दो, ठीक है? एक ऑफिस में जाएगा अकाउंट्स का काम करने, एक फैक्ट्री में जाएगा लेबर का काम करने। वो हो गया, उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दो, बिकॉज पहला दिन हो सकता है शर्म आए, अगर इंट्रोवर्ट टाइप के लोग आ गए ना, उनको उनको थोड़ा शर्म महसूस होगा, तो उनको एक बार इंट्रोडक्शन करवा दो। वो हो गया, फिर उनको अपने काम के हिसाब से ट्रेनिंग दिलवा दो, लेबर अपना मशीन में ट्रेनिंग करेगा, अकाउंटेंट अपना सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग करेगा, ठीक है? तो ये हो गया पूरा प्रोसेस स्टाफिंग का। अब हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। एक ब्रीफ आइडिया तो आपको हो ही गया होगा रिक्रूटमेंट का क्या है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं। देखो, पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि सबको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, ऑल्दो जॉब नहीं देंगे, बट एक कदम तो आगे बढ़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की तरफ। सो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे किसी को भगाते नहीं है, यहाँ पे उल्टा उनको बुलाते हैं। सो ऐड करने की तरफ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करने की तरफ ये एक कदम है। सो रिक्रूटमेंट को इसीलिए हम लोग एक पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या है? बेसिकली पुटिंग आउट द इंफॉर्मेशन कि हमारी वैकेंसी निकली है और आप ज्वाइन करें, हमें क्वालिफिकेशन वगैरह हम लोग बता देंगे, एंड देन पीपल ज्वाइन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। वो अप्लाई करते, ठीक है? सो हमारा इंफॉर्मेशन देना एंड उनका अप्लाई करना, दिस इज बेसिकली रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि आपको जॉब मिल गया। रिक्रूटमेंट का मतलब बस यही हुआ कि आप जॉब की तरफ एक कदम और बढ़ा चुके हो, बस दैट्स इट। इट डज नॉट मीन कि आपको जॉब मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस। ये वो लोग हैं who आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। ये लोग क्या है ना, बाहर के लोग हैं, और अब हम लोग इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनविटेशन देंगे। सो वन ऑफ द वे ऑफ इनवाइटिंग देम इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हमें रिक्रूटमेंट करना है, हमें लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हो, न्यूज़पेपर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पुराने जमाने में रेडियो पे भी या बिजनेस न्यूज चैनल अगर आप देखोगे तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ मीडियम मैगजीन्स वगैरह है जहां पे वैकेंसीज या कंपनी अपने वेबसाइट पे, अपने अपने वेबसाइट पे या कोई भी जॉब पोर्टल पे वो लोग वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट देते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है? ये काफी अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट करने का, लार्ज लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाता है। सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है ना, ये लोग मिडिलमैन का काम करते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं यहाँ बीच में। और कोई भी वर्कर जो अभी अभी पढ़ाई लिखाई अपना कंप्लीट करके आता है, वो अपने सर्टिफिकेट्स और अपने क्वालिफिकेशंस वगैरह सब इनको बता के जाता है। अब जो भी बॉस या एम्प्लॉयर को जरूरत पड़ेगा ना, तो वो लोग यहाँ पे जाएंगे और ये लोग बेसिकली पूछेंगे कि आपके पास कोई अच्छा होनहार स्टूडेंट आया या मतलब वर्कर आया था क्या अपने बारे में बताने को। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनको बता देंगे, हाँ हमारे पास एक बहुत होनहार वर्कर आया था, ये लो उसका डिटेल। तो ये लोग डिटेल वगैरह दे देंगे और बेसिकली दोनों पार्टीज को मिलवा देंगे, ठीक है? तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है? आपकी क्वालिफिकेशन वर्कर्स को, बॉस को बता देगा, दूसरे जो जॉब देने वाले लोग हैं, और आप लोगों को मिलवा देगा, एंड दैट इज देयर जॉब, ठीक है? फिर आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कॉलेज कैंपस होते हैं ना, उसमें आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने से पहले ही ये बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, और वहीं पे ये लोग आपके कॉलेज कैंपस में ही टेस्ट, इंटरव्यू और काफी सारे ग्रुप डिस्कशंस राउंड वगैरह करके वहीं से ये लोग रिक्रूट करके लेके चले जाते हैं अपने ऑफिस में।
ठीक है। एंड फाइनल राउंड हो सकता है उनके ऑफिस में होगा, बट काफी हद तक जो रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर्स है वो ये लोग कॉलेज कैंपस में ही कर लेते हैं। सो जो बड़े नामी कॉलेजेस है, जो बिग कॉलेजेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी सारे हैं, कैलकाटा में सेंट जेवियर्स है, अलग अलग जगह पे है, तो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आते हैं और गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दे पिक फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस ओनली। ठीक है। फिर आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। अब प्लेसमेंट एजेंसीज क्या है, ये प्राइवेट जनरली होते हैं और ये लोग बेसिकली आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। अगर आपसे नहीं ढूंढा जा रहा है, ठीक है, आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो इनकी सेटिंग रहती है ये लोग आपके बदले जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली दोनों तरफ से काम करते हैं, आपके लिए भी काम करते हैं और जो कंपनीज होती है ना उनके लिए भी रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। मतलब ये लोग ही एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे, ये लोग ही इंटरव्यू कर लेंगे, ये लोग ही आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब देख लेंगे। और एंड दे आर अगेन टाइप ऑफ मिडिलमैन ओनली, बट ये थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, मतलब आपके बदले ही जॉब ढूंढेंगे। और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी ये लोग रख लेंगे एज अ कमीशन। कंपनीज के बिहाफ में भी ये लोग काम करते हैं। जिन कंपनीज के पास टाइम नहीं है अलग से अपनी स्टाफिंग प्रोसेस करने का, तो ये लोग कंपनीज के बदले में वो सारे प्रोसेसेस करते हैं, राइट। तो ये लोग भी अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट का। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं ना, जो लोग कभी कभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं बिन बुलाए, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान की तरह वो लोग चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या वहां पे कोई वैकेंसी अवेलेबल है। बिकॉज कंपनीज क्या है ना, अपनी वैकेंसीज तभी बताती है जब बहुत ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज कंपनीज तब तक थोड़ी रुकी हुई रहती है। बट तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी कभी कंपनीज में खुद ही पहुंच जाते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई वैकेंसी की नोटिस नहीं आई, बट ये लोग अपने से ही चले जाते हैं और एचआर टीम से मिलते हैं, एचआर हेड से मिलते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं और ये बोल देते हैं कि अगर आपको जरूरत हो, इफ यू लुकिंग फॉर समवन, अगर वैकेंसी आपके यहाँ पे है जो अभी तक आपने नोटिफाई नहीं किया है, तो यू कैन कंसिडर मी। तो इनका क्या है, इनका वेटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है, दे आर केप्ट इन द वेटिंग लिस्ट। और कंपनी को जब भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, वेन एवर अ जॉब वैकेंसी अराइजेज, तो सुटेबल पर्सन फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, मतलब सबको तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि इस तरीके के बहुत लोग आते हैं, बड़े कंपनीज में बहुत लोग आते हैं। ठीक है, लाइक एवरी वीक 10 to 12 पीपल आते हैं। तो क्या है ना, महीने के 50 लोग आ गए। अब जब आपकी वैकेंसी निकलेगी तो 50 को नहीं बुलाएंगे हम लोग, उसमें से किसी एक दो जन को बुला सकते हैं एंड फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज करके उनको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, हिंदी में बोले तो बिन बुलाए मेहमान है ये। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है ना, ये छोटे पोस्ट के लिए होता है, जनरली लेबर्स लोगों के लिए होता है। फैक्ट्री के गेट पे ही नोटिस लगा दिया जाता है कि हमें कितने लेबर्स चाहिए, और जनरली ये टेम्पररी नेचर का होता है, कोई परमानेंट स्टाफ नहीं चाहिए। 2-3 महीने के लिए कोई लेबर चाहिए हमें, तो फैक्ट्री के गेट पे ही नोटिस लगा दिया कि जो भी आते जाते पढ़ ले तो इस टाइप के लेबर को वो बुला ले। ठीक है। इसके लिए कोई अलग से एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं होंगे, ये छोटे पोस्ट के लिए होते हैं, मतलब लेबर लोगों के लिए, वो भी टेम्पररी नेचर के लेबर लोगों के लिए जनरली होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। अगर आप आगे जाके सीए करने वाले हो या कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज करने वाले हो, तो सीए, सीएस, सीएमए फर्म्स में जनरली इसी तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। जो करंट एम्प्लॉइज है या वहाँ जो स्टाफ काम करते हैं ना, वो लोग खुद ही रिकमेंडेशन देते हैं कि मेरा रूममेट है, वो बेचारा अभी पढ़ाई कर रहा है और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है, तो उस तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट होती है, उनको बुलाया जाता है कि अच्छा ठीक है चलो आओ एक बार इंटरव्यू वगैरह देकर देखो, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो करंट एम्प्लॉइज है वही किसी को रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, अपने ही लोगों के थ्रू रिकमेंडेशन आ जाता है। और ये एक, दिस इज अ गुड वे, बिकॉज क्या है ना कि अपने एम्प्लॉय पे हमें ट्रस्ट है, हमारा एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, काफी सालों से काम कर रहा है, तो वो किसी गलत बंदे को तो रेकमेंड करेगा नहीं। सो इट्स मच बेटर देन गोइंग फॉर अ कंप्लीट आउटसाइडर, देन गोइंग फॉर समवन जिसका हमारा से जान पहचान है। ठीक है। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स, ये क्या होते हैं, देखो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर होगा, हमें अपने फैक्ट्री में कुछ काम करवाना है। लेट्स से हमें अपने फैक्ट्री में एक रूम बनवाना है फॉर द वॉचमैन। ठीक है। तो हमें अपने वॉचमैन के लिए एक रूम बनवाना है जिसमें हमें 2 हफ्ते के लिए वर्कर्स चाहिए।
तो 2 हफ्ते के लिए वर्कर्स चाहिए, तो क्या हम लोग एम्प्लॉयमेंट मतलब वो कर दे क्या, वैकेंसी निकाल दे क्या? हम लोग वो नहीं करते, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर को फोन करेंगे और हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके बोलेंगे कि यार देखो 5-6 बंदे भेज दो, हमें एक रूम बनवाना है अपने वॉचमैन के लिए। तो वो डेली का 5-6 बंदे भेज देगा, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि डेली सेम लोग आएंगे, अलग अलग लोग आ सकते हैं, बट डेली के 5-6 लोग आएंगे, ठीक है। काम हमारा रेगुलर चलेगा और रेगुलर चलने के बाद काम खत्म हो जाएगा। तो दैट्स अनदर वे ऑफ रिक्रूटिंग, जहां पे हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू काम करवा ले रहे हैं। इंटरनेट अभी ये नया आ गया, ठीक है, Naukri.com, ठीक है, जॉब स्ट्रीट, और आप लोग भी काफी सारे नाम जानते होंगे, इंडीड। तो ऐसे बहुत सारे ऐप या वेबसाइट है जहां जहां से भी रिक्रूटमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है लाइक लिंक्डइन, ठीक है। तो इंटरनेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स, जो कि अब काफी डेवलप्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। फॉर दोज ऑफ यू जो कि नए आए हैं और अभी तक हमारे ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, दिस इज आवर ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा? इस ऐप में आपको अब से जितने भी हमारे कॉमर्स के चैप्टर्स होंगे, सबके कंप्लीट नोट्स वहां पे मिलेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो कि मार्च 2024, फेब मार्च 2024 में होने वाले हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी बताया है कि जो आपके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड केस स्टडीज है, ये सब न्यू पैटर्न में आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम ये सब 32 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। 32 आउट ऑफ 80, विच मीन्स 40% ऑफ योर पेपर। तो 40% जो आपका पेपर जो नए पैटर्न में आने वाला है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पस। 6 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है, डोंट वरी, वो वहीं पे कंटेंट रहेगा। सो इवन इफ अगर आप 20 सितंबर के बाद ये सुन रहे हो, या फिर आपको बाद में पता लग रहा है, सो डज नॉट मैटर, वहां पे 6 के 6 जो टेस्ट होने वाले हैं, सबके क्वेश्चन पेपर, सबके पीडीएफ सॉल्यूशंस एंड सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपको वहीं पे मिलेंगे। सॉल्यूशन सिर्फ आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर के साथ साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट? कि आपको कौन सा आंसर कितना लिखना है और कितने लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। सो आपका ब्रेन अगर उस तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा, इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कॉमर्स रिलेटेड सब कुछ अल्टीमेटली आपको इसी कोर्स में मिलने वाला है। तो आप उस कोर्स में जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली वी ऑलरेडी हैव अबाउट 1250 स्टूडेंट्स लगभग, ठीक है। तो बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और आई एम श्योर आपको वहां पे डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जिन लोगों को फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आपको इस कोर्स में डेफिनेटली फायदा मिलेगा, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे, एंड बेसिकली जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो आपको अपने वीकनेस पता चलेगी कि आपका पेन कहाँ चलते चलते रुक जा रहा है, ये आपको पता चलेगा। एंड फिर आप उसका सोल्यूशन बाद में देख सकते हो, ठीक है। सोल्यूशंस एग्जाम तक रहेंगे आपका, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। इनफैक्ट एवरी कंटेंट विल बी देयर टिल द एग्जाम डेट, चाहे वो ये 32 मार्क्स पोर्शन हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे सारे के सारे नोट्स हो, या और भी जो भी वीडियोस वहां पे आएंगे, वो सब आपके एग्जाम खत्म होने तक वहां पे रहेंगे, ठीक है। सो बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्शन कैसे कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या, एक नेगेटिव प्रोसेस है बेसिकली। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे हम लोग लोगों को हटा रहे हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या था, वी वर ओनली टेकिंग इन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट में उनको हटाया जाएगा। तो कैसे रिक्रूटमेंट करते वो तो हमने देख लिया। अब सिलेक्शन कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पे क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो सूटेबल फॉर द जॉब है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए अंडर 30 एज वाले लोग, और कुछ लोग हैं जो 30 के एज से ऊपर वाले हैं, तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे। हमें चाहिए जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है ना, कुछ रिजर्व कैटेगरीज होते हैं, तो वो कभी कभी रिजर्व कैटेगरी के लिए जॉब निकालते हैं, और कुछ जनरल वालों ने अगर अप्लाई कर दिया तो वो वहीं पे छट जाएंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बस यही सब देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल से लोग पहले ही हट जाएंगे, जो लोग आगे जाएंगे उनको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें अपना पूरा डिटेल, उनके डिटेल में हम लोग सारे इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे, लाइक उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्लास 10th में कितना मार्क्स था, क्लास 12th में कितना मार्क्स था, उन्होंने क्या क्या स्किल सेट अक्वायर किया है, मतलब बेसिकली एवरीथिंग इन डिटेल। फिर उनसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू
फिलअप करवा लेंगे, ठीक है। वंस दे हैव डन इट, तो कुछ लोगों को वहां पे भी छाट दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका क्वालिफिकेशन अगर हमें ना लगे अप टू द मार्क है, मार्क्स अगर हमें उनका अप टू द मार्क ना लगे, तो हम उन लोगों को फॉर्म फिलअप वाले प्रोसीजर में ही छाट देंगे। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं, 2-3 फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं उनको भी हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। रेलवे स्टेशन नहीं है ये, बस स्टैंड है पास में, उसके चलते हैं सब, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में तो ऐसे ही हम लोग बिना ज्यादा डिटेल में जाए लोगों को हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल एज ज्यादा हो गया एज लिमिट से, या फिर जेंडर फीमेल के लिए जॉब था, मेल वालों ने अप्लाई कर दिया, तो ऐसे लोग जो आउटराइटली हट जाएंगे, वो होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम डिटेल में हम लोग थोड़ा जाते हैं, और अगर उसमें हमें लगा कि यार ये लोग तो जॉब के लिए डिजर्विंग नहीं है, या फिर इनकी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं है, इनके मार्क्स अप टू द मार्क नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब जो लोगों ने फॉर्म भरा और जिनका फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्ट हुआ, तो अब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अपने एग्जांपल में क्या लिया था कि 200 लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोग क्या हो गए, रिक्रूट हो गए। अब 200 लोग में से लेट्स से हमें अकाउंटेंट चाहिए था और एक लेबर चाहिए था। अब सपोज किसी डॉक्टर ने अप्लाई कर दिया वैकेंसी के लिए, तो अब डॉक्टर तो ना तो मशीन चला सकता है ना तो अकाउंट्स कर सकता है, तो उसे हम लोग हटा देंगे। तो ऐसे कुछ 10-12 लोग यहीं पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ 10-12 लोग इधर पे ही माइनस हो जाएंगे। फिर जो बाकी लोग बचते हैं 188, जो बाकी लोग बचे, इन्हें हम लोग बोलेंगे कि चलो आप लोग फॉर्म भरो। अब फॉर्म कुछ लोग गलत भर देते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, या फिर कुछ ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, तो बाकी लोग, मान लो 38 लोग इस टाइप के थे, तो इनको भी हटा दिया जाएगा। बाकी कितने लोग बचे, 150 लोग। 150 लोगों को हम लोग बोलेंगे चलिए आइए एग्जाम दीजिए। अब अकाउंट्स वाले अपना एग्जाम देंगे, मशीन चलाने वाले अपना एग्जाम देंगे, तो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब एग्जाम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उस पर हम लोग थोड़े बाद में जाएंगे। ये अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, इस पे वी विल कम बैक। अभी हम लोग फ्लो को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया, तो 150 लोगों ने एग्जाम दिया था, अब 150 लोगों में से लेट्स से हम लोगों ने 100 लोगों को हटा दिया, एंड सिर्फ टॉप के 50 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में भी कुछ लोग हट जाएंगे, बचेंगे हमारे पास सिर्फ 20 लोग, ठीक है। देख रहे हो हर प्रोसेस में माइनस होते जा रहे लोग। अब हमारे पास सिर्फ 20 लोग बचे, तो 20 लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब हो सकता है किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो जो वो फैला दे, ठीक है ना, फैलने वाली बीमारी हो, या फिर कुछ लोग अलग अलग टाइप की बीमारी हो सकते हैं जो जो कि हम लोग वर्क प्लेस पे अलाउ नहीं कर सकते ना, बिकॉज उसके चलते किसी और को हो जाएगा, या उसी को हो सकता है तकलीफ हो जाए, तो मेडिकल टेस्ट करा लिया जाता है। और ज्यादा कुछ नहीं, ब्लड टेस्ट, शुगर लेवल, ये सब चेक करवाया जाता है, ठीक है, देखने के लिए कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है 5-6 लोग इसमें भी छट जाए, तो 20 लोग थे हमारे पास, लेट्स से 5 लोग छट गए, तो 15 लोग बचे हमारे पास, हमें चाहिए 2। अब 15 लोग बचे, तो 15 लोगों का हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक या रेफरेंस चेक करेंगे। हम लोग उनको बोलेंगे कि आप पहले कहाँ काम करते थे, उनका फोन नंबर दीजिए। हम लोग उनसे बात करेंगे एक बार कि आप उनका जॉब छोड़ के क्यों आ रहे हो, कहीं आपको निकाला तो नहीं गया, या फिर अगर वो पहले कहीं जॉब नहीं कर रहे थे, तो हम लोग कोई किसी तरीके से उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनका जो भी जहां पे वो लोग रहते हैं वहां के पुलिस स्टेशन में बात करेंगे कि इनके नाम से कोई केस तो दर्ज नहीं है, ठीक है, क्या पता ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी हो। तो somehow we are going to try to find out their past कि उन्होंने पास्ट में कैसी जिंदगी जी है ना, कि जेल की हवा खा के तो नहीं आ रहे इधर, तो वो सब हमें देखना है। तो कुछ लोग हो सकता है इसमें भी छट जाए। अब 10 लोग बचे, तो 10 लोगों को हम लोग ऑफर लेटर देंगे। अब ऑफर लेटर जरूरी नहीं कि सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, अब कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। हम लोग एक ड्यू डेट दे देंगे कि देखो भाई ये सब आप लोग को मिल रहा है ऑफर लेटर, आप लोग हमें 5 दिन के अंदर अंदर बता दो आपको टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है कि नहीं, ठीक है, सैलरी मंजूर है कि नहीं, टाइमिंग मंजूर है कि नहीं, ड्रेस कोड मंजूर है कि नहीं, जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप हमें 5 दिन में बता दो। 5 दिन में अगर आप नहीं बताते तो हम आपको रिजेक्ट मारेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मान लो 6 लोग रिजेक्ट हो गए, 4 बचे, तो 4 में से जिनका ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहेगा, हम उनमें से दो लोगों को बोलेंगे कि देखो आप लोग आ जाओ, बाकी दो जो है उन्हें हम स्टैंड बाई पे रख देंगे, उनको हम बोल देंगे कि देखो भाई नेक्स्ट टाइम होगा तो आपको बुलाया जाएगा, फिलहाल 2 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है।
ठीक है, राइट। तो बेसिकली 200 लोगों में से 2 हीरे हमें ढूंढने थे, और ये तरीका होता है हीरो को ढूंढने का कि सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करो, कुछ लोगों को पहले ही हटा दो, फिर फॉर्म पढ़ के कुछ लोगों को वहां हटा दो, टेस्ट में कुछ लोगों को हटा दो, फिर इंटरव्यू में कुछ लोगों को हटा दो, मेडिकल टेस्ट में हटा दो, बैकग्राउंड चेक करके हटा दो, और फिर फाइनल जॉब लेटर देने टाइम उसमें कुछ लोग हट जाएंगे, एंड फिर फाइनली आपके पास उतने ही लोग बचेंगे जितने आपको चाहिए थे, राइट। तो ये पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस हुआ। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में हर एक स्टेप में लोग हटे ही है, लोग कम ही हुए हैं, एंड दैट इज वाई स्टाफिंग को हम लोग एक नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपका कितना तरीके का टेस्ट हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। 2 मेन टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो ज्यादा जॉब रिलेटेड होता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, ये ज्यादा आपका पर्सनालिटी रिलेटेड या फिर आपका माइंड रिलेटेड या फिर आपका मतलब टेम्परामेंट रिलेटेड, आपसे रिलेटेड होगा। ठीक है, एक टेस्ट होगा जो आपसे रिलेटेड होगा, एक टेस्ट होगा जो काम से रिलेटेड होगा। तो दोनों चीजें देखना जरूरी है, आपको काम आता है कि नहीं वो देखना जरूरी है, और आप कैसे हो वो भी देखना जरूरी है। तो एक वर्क रिलेटेड होता है और एक आपसे रिलेटेड होता है, 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसमें आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या चेक करेगा? आपका नॉलेज एंड स्किल्स, आपका उस जॉब में कितना नॉलेज, कितना स्किल्स है, कितना लाइक अकाउंटेंट के लिए जॉब है तो अकाउंट्स आपको कितना आता है, डेबिट क्रेडिट का मतलब भी जानते हो। ठीक है, एसेट बढ़ने से क्या करते हैं, कैपिटल बढ़ने से क्या करते हैं, सब आपको पता है कि नहीं, बेसिक्स पता है कि नहीं, बैलेंस शीट बना लोगे। तो ये सब जो होता है ये होता है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, जिस काम के लिए जा रहे हो उसको आपको कितना आता है। और स्किल्स में बेसिकली देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी, कितना कम टाइम में कितना खर्चा बचाकर उस काम को कर सकते हैं, हाउ फास्ट यू आर इन दैट, होल्ड कितना है आपका उस सब्जेक्ट को लेके। तो दैट्स, फिर आता है पर्सनालिटी लेवल टेस्ट में। अब इसमें आपका इंटेलिजेंस देखा जाता है, आईक्यू देखा जाता है। तो आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जाएगा देखने के लिए कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। इंटरेस्ट टेस्ट देखा जाता है कि आप जिस काम के लिए आ रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट भी है कि बस आप जस्ट वैकेंसी निकला तो चले आए, कि और कुछ नहीं तो यही सही। ठीक है, और एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको धर्म संकट में डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखा जाएगा कि आप कैसा आंसर देते हो। आप जिस टाइप का आंसर दोगे उससे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। ठीक है, तो ऑल दीज आर पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब अंडरलाइंड है, आपको बस याद कर लेना है। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंसेस आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। फिर आता है ट्रेनिंग। अब देखो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आप एक डिफरेंस याद रखना कि ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। वैसे आई थिंक आगे है भी, हाँ ये है भी। तो चलो, आई वांट टू एक्सप्लेन जस्ट वन पॉइंट, इससे ट्रेनिंग का मीनिंग भी हो जाएगा और डेवलपमेंट का भी आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग होता है मेनली वर्क रिलेटेड। कहीं तो लिखा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेनली टेक्निकल स्किल्स, मेनली क्या है, टेक्निकल स्किल्स, मेनली काम से रिलेटेड होता है। ट्रेनिंग में आपको क्या किया जाता है ना, जैसे आप अकाउंटेंट हो तो आपको अकाउंट्स में ही नई नई चीजें सिखाई जाएगी। फॉर एग्जांपल एक नया सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा कि इस नए सॉफ्टवेयर में कैसे ट्रेनिंग किए, कैसे अकाउंटिंग होती है। तो दैट्स ट्रेनिंग, जब आपको जो फील्ड के आप हो उसी फील्ड में आपको कुछ बेहतर सिखाया जाए, दैट्स ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में आपका ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल, आपको एज अ पर्सनालिटी बेटर बनाया जाता है। जैसे आपको बताया जाएगा कि हाउ शुड यू स्पीक, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, आपको अपना वॉइस लेवल कब डाउन रखना है और कब आपको जोर से बोलना है। बेसिकली आपसे रिलेटेड होता है डेवलपमेंट, और वर्क से रिलेटेड होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या होता है, वर्क रिलेटेड होता है। जब काम से रिलेटेड आप कुछ सीखते हो ना तो वो ट्रेनिंग होता है, और जब पर्सन रिलेटेड, पर्सनालिटी रिलेटेड आप कुछ सीखते हो तो वो डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है, आपको बेटर पर्सनालिटी बनाने के लिए होता है, आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, और शॉर्ट टर्म वर्क रिलेटेड गोल्स के लिए होता है ट्रेनिंग। ठीक है, डिफरेंसेस आप खुद कर लीजिएगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे। इसके बाद हमारा सिलेबस में जितना कुछ था वो कवर हो चुका होगा। ठीक है, सो सबसे पहला जो ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। जो लोग सीए भी करेंगे ना, तो सीए आप
इंटर लेवल जब पास करते हो ना तो आपका एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, नए लोगों से मिलना कैसे है, हैंडशेक कैसे करना है, कपड़े फॉर्मल कैसे पहनने हैं, वो सब चीजें सिखाई जाएगी। तो बेसिक चीजें सिखाई जाएगी। ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको आपका बेसिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो दैट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। हाउ आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ यू आर गोइंग टू वॉक अप टू समवन एंड शेक हैंड्स, ठीक है, हाउ यू शुड बिहेव इन पब्लिक, तो ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स, मैनर्स वगैरह ये सब सिखाए जाएंगे। तो दैट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। और आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और इन सब चीजों से फेमिलियर करवाया जाएगा। जॉब ट्रेनिंग काम से रिलेटेड ट्रेनिंग होता है, इसमें आपका स्किल्स एंड नॉलेज ये सब इंक्रीज होता है, ठीक है, काम आपको और सिखाया जाता है इसमें। देन आता है सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है, कैसे आप वर्क प्लेस पे खास करके फैक्ट्री में, जब आप फैक्ट्री में काम करते हो और सपोज आग लगने की चांसेस वहां पे ज्यादा है, तो हाउ यू आर गोइंग टू सेव योर सेल्फ एंड योर अदर पीपल फ्रॉम द ट्रेजेडी। तो इसको बोलते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग, जहां पे कैसे लेस एक्सीडेंट के साथ काम किया जाए, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग ये उनको दिया जाता है जिनकी प्रमोशन होने वाली है, तो उनको अब हायर लेवल की काम सिखानी पड़ेगी। अभी तक वो लोअर लेवल का काम करते थे, बट अब वो काफी अच्छा से कर रहे हैं, नाउ दे आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल वर्क उनको सिखाने के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग होता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, ये खास करके सीए, सीएस, लॉयर्स, इन लोगों के लिए होता है, जो क्या है ना, पढ़ चुके थे बहुत पहले चीजों को एंड अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दुनिया बदल रही है, ठीक है, नए नए चीजें आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो आपने जो पढ़ रखा था वो क्या है, पुराने जमाने के हिसाब से पढ़ रखा था, बट जमाना क्या है, डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो आपको एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत है, जहां पे आप उसी चीज को आज के समय में कैसे करोगे। लाइक अकाउंट्स पहले भी होता था, अकाउंट्स आज भी हो रहा है, बट पहले कैसे होता था, कॉपी में होता था, रजिस्टर्स में होता था, आज सॉफ्टवेयर में हो रहा है, अब तो मोबाइल एप्लीकेशंस आने लगे हैं। तो अकाउंट्स आज भी वही है, बट क्या मोबाइल एप्लीकेशंस पे 40 इयर्स पहले काम होता था? नो। तो जिन लोगों ने बहुत पहले सीख रखा है, जिन लोगों ने 20 इयर्स पहले सीख रखा है, 20 इयर्स पहले क्या मोबाइल में अकाउंट करना सीखा था? नो। बट आज मोबाइल में भी एप्लीकेशन आ रहे हैं। सो इनको जरूरत है रिफ्रेशर ट्रेनिंग की, मतलब कैसे उनके नॉलेज को रिफ्रेश किया जाएगा। बहुत कुछ नया नहीं सीखेंगे, बट नए समय में कैसे करना है काम को, उस वो सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उनको एक चीजों को वापस से रिवाइज कराया जाएगा इन टुडेज टाइम। एंड रिमीडियल ट्रेनिंग, अगर आपने कुछ काम ठीक से नहीं आता है, गलत सीख रखा है, तो आपको करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए आपको रिमीडियल ट्रेनिंग दिया जाता है। स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में रिमीडियल क्लासेस होते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जो बच्चे कम नंबर लाते हैं ना, तो उनके लिए रिमीडियल क्लासेस करवाई जाती है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, जो वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता काम करने का, तो उनको रिमीडियल ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सीखो, फिर ठीक तरीके से सीखो काम को करने का, ठीक है। सो दिस वाज आवर चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया है। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टाइम बहुत कम बचा है, तो आप प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, एंड वीडियोस आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट सो दैट आप कम समय में बहुत लेस डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए, ठीक है, कंप्लीट करते चलो, बिकॉज सच में बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट दी ऐप, वो क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, आप पूरा पढ़ लोगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, ठीक है। आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो आपकी भलाई है उसमें, ठीक है। तो आई होप टू सी यू देयर। आप टेस्ट प्लीज दीजिए, विदाउट टेस्ट आप सोचोगे कि जस्ट वीडियो देख लेंगे और बुक से पढ़ लेंगे या नोट से पढ़ लेंगे, दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज सिचुएशन इज चेंजिंग। आपको जितनी जल्दी ये बात रियलाइज हो जाएगी आपके लिए बेटर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर के साथ बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।